नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आमतौर पर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में आप आशीष जी और हेमंत अत्री जी की जुगलबंदी देखा करते थे। आज वो अनुपस्थित हैं, लिहाजा मैं ये प्रोग्राम लेकर आया हूं। सबसे पहले जरा हेमंत जी को जोड़ लीजिए। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर आई आज और खबर बड़ी खास, और खबर ये कि राहुल गांधी को एक तरफ तो फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। गोदी मीडिया ने वो खबर खूब अच्छे से उठाई, खूब अच्छे से चलाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को एक बड़ी राहत भी दे दी है। निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा था। लेकिन टिप्पणी क्या है, और उस टिप्पणी के बाद उन टिप्पणियों का विश्लेषण आज की तारीख में करना बेहद जरूरी हो चला है। सबसे पहले जरा दर्शकों को दिखा देते हैं दीपांकर दत्ता जी की वो टिप्पणियां। दिखाइए जरा। ये दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस हैं। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिया है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? हटा दीजिए। पहला सवाल हेमंत जी यहीं से निकलता है, और सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच की तरफ से आई, जस्टिस मसीह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं फिलहाल? स्वप्निल जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला है, न्यायपालिका से जुड़ा मामला है। मामला संवेदनशील है। जिस तरह की टिप्पणी आई है, अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर तमाम सवाल इसमें आएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद, विल ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, पूरी न्यायपालिका, कुछ चीजें हैं जो महती सवाल है, जो देश के लोगों के सामने, दर्शकों के सामने रखे जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पे एक स्वस्थ बहस, एक जिसको सभ्य बहस है, उसकी तरफ हम लेकर के जी। जाएंगे। और इसमें किस तरीके को अतिशोक्तिपूर्ण या केवल मेरिट्स पे हम, आपको पता है, बात करते हैं। स्वप्निल हम्म। भाई, जो कुछ आज हुआ अदालत के अंदर, एक बार एक फिर सवाल खड़ा हो गया और वो सवाल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का काम किसी को न्याय देना है या किसी को फटकार लगाना है? सुप्रीम कोर्ट का काम है ठीक संविधान बात। के दायरे के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को न्याय देना या सजा देना। और उसके करते हुए आप संविधान की रक्षा करें, और किसी को फटकारेंगे या नहीं फटकारेंगे, ये एक उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा, पिछले कई सालों से ये बहस लगातार जुडिशियल सर्कल्स में चलती है कि हम्म। न्यायपालिका के जो हमारे जजेस हैं, साहिबान, सारे के सारे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं अदालत में सुनवाई के दौरान। और उनमें से 90-95% टिप्पणियां ऐसी होती हैं जो फैसले का हिस्सा नहीं होती, वो केवल टिप्पणियां रह जाती हैं। तो ठीक बात। ऐसे में क्या होता है कि जो चीज आपको सूट करती है वो आप रिपोर्ट करते हैं, जो मुझे सूट करती है मैं रिपोर्ट करता हूं। आज सुबह से अगर आपने जो ये पॉमेरियन मीडिया जिसको हम कहते हैं उसको देखा हो, तो किसी ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी को राहत मिली मानहानि के केस में। सारे किस बात पे लगे हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, उनकी न्याय, उसकी भारतीयता पर, उनकी देशभक्ति पर, और तमाम तरह के आईटी सेल से लेकर के सारे लोग उस काम में जुटे हुए सुबह से। तो एक तरीके से जो न्यायपालिका की जो मौखिक टिप्पणियां हैं, जो कोई फैसले का हिस्सा नहीं है, उसको लेकर के आईटी सेल, जो पिछले 10 दिन से बड़ी रक्षात्मक रूप पे थी, बैकफुट पे थी, उसको एकदम मसाला मिल गया और सारे के सारे राहुल गांधी पे टूट पड़े कि उनको देश की समझ नहीं है, राष्ट्रवाद उनका ये है, भारतीयता पे शक है, जो जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें कर दी। लेकिन सवाल क्या है कि जो आपने, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा, वो सारी खबरें भी चलाते रहे बातचीत के दौरान, जो इस पूरे सेगमेंट से जुड़ी। तो बेसिकली क्या कहा, इफ यू आर ए ट्रू इंडियन यू वुड नॉट से दिस। यदि आप भारतीय होते तो आप ये बात नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी के बारे में, और ये भी कहा कि क्या उनके पास 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कब्जे का प्रमाण है। और यहां तक भी कहा कि इफ यू वर ए ट्रू इंडियन यू वुड नॉट से ऑल दिस। यह वाक्य, स्वप्निल भाई, विशेष रूप से विचारणीय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अदालत के संवैधानिक दायरे से बाहर जाता हुआ एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत और नैतिक आक्षेप जैसा लगता है, जैसे इन्होंने जिस तरीके से कहा है। अब सवाल यह कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आपको पता है।
इसी के तहत विपक्ष भी काम करता है, इसी के तहत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। मैं और आप भी उसी के तहत बोल रहे थे, अदरवाइज हमें क्या अधिकार। माननीय न्यायपालिका का यह कहना कि 2000 किलोमीटर कब्जा हो गया, आप क्या वहां गए थे? इसका मतलब जो मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी है जो समझ पाया, वो ये कि कोई भी चीज कहने से पहले आपको वहां जाना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं कोई जहाज गिर गया अंटार्कटिका के ऊपर या किसी समुद्र में, या अंतरिक्ष स्टेशन जो आईएसएस है उसमें कोई बात होगी, तो उसकी खबर लिखने से पहले स्वप्निल श्रीवास्तव जाएंगे बात करके आईएसएस पे, और फिर वहां जाकर रिपोर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा जचने वाली बात है। आज की तारीख में आपको पता है जिस तरीके की एजेंसियां पूरी दुनिया का एक एक चप्पा चप्पा सैटेलाइट के उसमें है, जद में है, आप जिस एरिया का चाहो जब चाहो सैटेलाइट की कवरेज मंगवा के सारी चीजें देख सकते हैं। और लगातार आपने देखी, इसमें भी जो एक खबर आप दिखा रहे हैं, इसमें तमाम दिखाया कि अरुणाचल के अंदर, लद्दाख के अंदर किस तरीके चाइना ने वो सारा किया है। उसके बावजूद जो असली बात है वो ये है कि विपक्ष का कार्य क्या है लोकतंत्र के अंदर। उसका कार्य सरकार से सवाल पूछना, खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले, सूचनाओं की पारदर्शिता और नागरिकों से जुड़े हुए मामले। तो क्या चाइना बॉर्डर पर जो चाइना ने जो भारत लद्दाख में किया, अरुणाचल में किया, क्या वो सारे सवाल इस दायरे में नहीं आते? क्या विपक्ष ने लगातार कई सालों से 2020 के जून से लेकर के आज तक कितनी बार ये प्रयास किया कि फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर इस सब पे बहस हो, चर्चा हो? क्या आपने कभी देखी? एक बयान दिया और साइड हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कर दिया, हर चीज कर दिया। सवाल ये है ही, सवाल ये कि पूरी दुनिया को पता है कि खुलकर जो इस पर लगातार विपक्ष मांग करता रहा, सरकार इस पर अवॉइड करती है। ये बेसिकली जो बयान था राहुल गांधी का, एक राजनीतिक वक्तव्य है, सब देते हैं, एक दूसरे के बारे में भी देते हैं, सीमाओं के बारे में देते हैं। 1962 का युद्ध आपको याद हो, जब लड़ाई चल रही थी, तब अटल जी ने मांग की थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का, और उस तरफ सेना लड़ रही थी और यहाँ सेना, यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा इस तरीके से सारा विपक्ष मांग करता रहा कि साहब अब ऑपरेशन खत्म हो गया, आप स्पेशल सेशन बुला लीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। बुलाई क्या? और जब सदन शुरू हुआ 21 जुलाई को, तो मोदी जी ने कह दिया विजय पर्व, तो बात ही खत्म हो गई। तो बेसिकली जो राहुल गांधी का ये बयान था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो सेना की आलोचना नहीं थी, वो सरकार की आलोचना थी, सेना का अपमान नहीं था। और लोकतंत्र में सत्ता के हर संस्थान की जवाबदेही होती है, कोई भी उससे ऊपर नहीं, सेना भी जवाब दे, और वो संविधान के प्रति जवाब दे, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यायिक प्रक्रिया का जो उद्देश्य है बेसिकली क्या है? राष्ट्रवाद का परीक्षण करना नहीं है कभी भी कि भारतीय ये सवाल नहीं पूछता। ये कहां से हो गया? राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता है, उनकी भारतीयता पर कैसे शक हो सकता है आपको? कोई भारतीय, सच्चा भारतीय और झूठा भारतीय कौन सा होता है स्वप्निल भाई? तो ये सारे के सारा जो शब्दकोश प्रयोग किया गया आज, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर दी बोर्ड जाकर के ये बात कही। न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्तिगत राष्ट्रवाद का परीक्षण करना नहीं है, यह देखना होता है कि किसी कथन से आपराधिक मानहानि की कोई स्थिति बनी है या नहीं बनी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 अगर आप देखेंगे, उसमें मानहानि अपराध है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई बयान लोकहित में दिया गया है और सरकार की कार्यप्रणाली पर आलोचना के रूप में है, तो वह अपवाद के दायरे में आएगी। यह मैं भारतीय न्याय संहिता बता रहा हूं आपको। भारतीय न्यायिक दर्शन में भी क्या कहा गया है? ट्रुथ स्पोकन फॉर पब्लिक गुड इज ऑलवेज रक्षात्मक तर्क। ये पब्लिक गुड की बात है, देश की सुरक्षा की मामले बात है, देश की संप्रभुता की बात है। इसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी करना, और यह भी देखना पड़ेगा कि शिकायतकर्ता कोई सैनिक अधिकारी है, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, जो स्वयं को डिफेम मानता है। इस केस में क्या है कि बीआरओ का एक रिटायर्ड व्यक्ति है जो पर्सनली एग्रीव्ड नहीं है इस पर, लेकिन उसका अदालत ने खारिज कर दिया कि ये पर्सन डिफेम हो सकते हैं। ये केवल भाषा की बात ही नहीं है। अत्री जी, दर्शकों के लिए एक जानकारी जोड़ देते हैं। उदय शंकर श्रीवास्तव 2020 में खुद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, माफ कीजिएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उनका प्रमोशन रुक गया था, और बाद में उन्होंने अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ली थी। ये वही उदय शंकर श्रीवास्तव है जिनकी भावनाएं आहत हुई थी। लेकिन हेमंत जी, एक और सवाल दर्शकों के मन में होगा, भाई उदय शंकर श्रीवास्तव की भावना राहुल गांधी के बोलने पे ही आहत हुई क्या? और किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया है क्या? 2019 की एक क्लिप है हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है तपिन गाव, जरा उनको एक बार सुना देते हैं दर्शकों, सुनाइए जरा। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा
कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह कर रहे थे तपिन गाव 2019। यूपीए की सरकार नहीं थी, मोदी जी की ही सरकार थी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे। हेमंत जी, इसके साथ ही साथ एक और फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी, क्या क्या लिखा है उन्होंने, जरा उनके तमाम सोशल मीडिया पोस्ट लाइए एक एक करके। इफ मोदी कैन अलाउ चाइना टू ग्रैब 4056 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज अनडिस्प्यूटेड लैंड इन लद्दाख सिंस अप्रैल 2020 एंड येट डिक्लेयर कोई आया नहीं, एज ऑल्सो रिफ्यूज टू नेम चाइना एज अग्रेसर, देन ही इज प्राइमा फेसिया कॉम्प्रोमाइज्ड बाय चाइना। हटा दीजिए हेमंत जी, ये दो और हैं स्वप्निल भाई। हाँ, दो और है, वो भी दिखा दीजिए, दो और दिखाइए, वो भी दिखाते जी। Modi's government has surrendered to China's threats. The two babus turned cabinet level advisors to Modi make India swallow all humiliation. Even Galwan Hill has been gifted, as was Kailash Hill. That song had been lost earlier. Still, कोई आया नहीं, शायद इन्होंने लिखा होगा still, कोई आया नहीं, मोदी विल नॉट नेम चाइना अग्रेसर। हटाइए, दूसरा लाइए एक और। After Ladakh, Chinese influence has reached inside of Sikkim and Arunachal. Chinese are emboldened by koi aaya nahi and are on to insurgency in northeast through agents in Myanmar, such as in killings in Manipur. Modi needs to stand up the fight. The Chinese not pretend no one came. हटाइए। अब भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, एक ने तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो भाजपा के सांसद थे उस समय, उन्होंने सरकार से ही कहा, सरकार से रिक्वेस्ट किया, और दूसरे जो फायर ब्रांड नेता है वो तो सीधे खुल के कह रहे हैं हेमंत जी कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और एक बात और मैं रेखांकित कर दूं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जो तपिन गांव थे उन्होंने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के लोग हैं, बाकी पार्टियों के लोग हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। तो भाजपा के सांसद की बात मान ली राहुल गांधी ने, बोल दिया, और बोल दिया तो मानहानि का मुकदमा। कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ने तो नहीं बोला जी। देखिए, एक इस देश में मोदी जी ने बनाया 11 साल में नया भारत, वो उस प्रक्रिया आगे बढ़ी। फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने विपक्ष को बताया कि नया चुनाव आयोग, और आज जो आपने टिप्पणियां देखी वो नया सुप्रीम कोर्ट है। इसको इस रूप में देखिए आप, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। जब गांव कहेंगे संसद में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई खबर नहीं बनेगी, क्योंकि वो सरकार को सूट नहीं करता। जब सुब्रमण्यम स्वामी ये बात पिछले 3 साल में 2021-22 से लेकर के आज तक, कोई एक दिन मुझे बताइए स्वप्निल भाई जिस दिन उन्होंने ये सब टिप्पणियां ना की हो, एक दिन बताइए मुझे, एक दिन। और इन्होंने कहा 4046 स्क्वायर किलोमीटर, राहुल गांधी ने क्या कहा 2000 स्क्वायर किलोमीटर। इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने किसी की मानहानि नहीं की, ये तो सीधा सीधा मोदी को टारगेट कर रहे हैं।
पूरी सरकार को कायर बता रहे हैं, पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और पूरी सरकार की कामकाज को एक्सपोज कर रहे हैं बहुत ही ब्रूटल शब्दों में, जो राहुल गांधी ने नहीं किया है। राहुल गांधी ने साधारण बात कही कि इतना एरिया कब्जा लिया, हमारे इतने सैनिक मारे गए। सैनिक मारने पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आज तक भी, क्योंकि 20 शहीद हुए थे हमारे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो ये दूसरी बात है, इसको सरकार ना कभी स्वीकार किया, और मोदी जी का वो वीडियो भी है ऐतिहासिक, मैंने दिया तो था, अगर हो तो चलवा दे उसको, जिसपे उन्होंने कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ये मोदी जी की ऐतिहासिक है, जिसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो मैंने आपको ये बात क्यों कही, जब भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं तो वो राष्ट्रवादी भी है, उनकी भारतीयता में भी कोई शक नहीं। जब गांव कहते हैं वो भी राष्ट्रवादी, क्योंकि वो राष्ट्रवादी पार्टी से आते हैं, और वो ज्यादा गंभीर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टिप्पणी। अब एक छोटी सी बात में विषयांतर कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। आपने हाल ही में देखा होगा, जो अब निशिकांत दुबे जी होते हैं मोदी जी के सबसे बड़े फायर फाइटर और उनका फ्रंट, उन्होंने अभी क्या कहा कुछ दिन पहले कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं, जितने भी गृह युद्ध, उन सब के लिए इस देश के सीजीआई जिम्मेदार है, नाम लेकर के कहा। उनको तो कोई फटकार नहीं लगी, उसका तो कोई कॉग्निजेंस नहीं है। और आज के केस में भी जिस बात मेरी अधूरी रह गई थी, वो क्या थी स्वप्निल भाई, कि आज के केस में राहुल गांधी को राहत मिली है मानहानि से, और उसके दौरान में ये सारे उपदेश आए, उपदेश सारे के साथ, इसको वर्बल डायरिया कहा जाता है। बेसिकली ये इस तरह के भाषणबाजी सारी जो है, वो जो वीकेंड पे सेमिनार्स होते हैं ना, जजेस जिसमें जाते हैं बड़े बड़े, उसमें रहने के लिए, ये वहां की टिप्पणियां हैं जो आज यहाँ पर तमाम बार देखने को मिलती हैं, आप जब बेंचेस बैठती हैं केसेस की हियरिंग करते हैं। अब सवाल ये है कि जब निशिकांत दुबे कहें तो वो राष्ट्रवादी है, भारतीयता अनडाउटेड, गांव कहे तो कोई समस्या नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री का नाम लेकर के कह रहे हैं, कोई समस्या नहीं, केवल राहुल गांधी की भारतीयता शक्यदारी में है। इसलिए मैं कहता हूं कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ये लोकतंत्र नहीं है सर, ये कुछ और है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा कहां होती है। आप, दो चीजें होती है श्री स्वप्निल भाई, एक होता है फैसला देना और एक होता है न्याय देना। इन दोनों में बहुत बारीक फर्क है। फैसला मैकेनिकल भी हो सकता है, लेकिन जब आप न्याय देते हो तो न्याय दिखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जितनी सारी ये बातें कह दी, तो आपने तो राहत क्या, उसकी तो फटकार का वो कर दिया, और उस व्यक्ति का आज इतना मान हानि हो गई है। राहुल गांधी बताओ, सुप्रीम कोर्ट आज क्या तय करने बैठा था कि राहुल गांधी भारतीय है कि नहीं, या राष्ट्रवादी है नहीं, या मेरिट पे क्या कि मानहानि का केस है। ये दोनों चीजें दर्शकों को समझनी पड़ेगी, विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, और फॉर दैट मैटर जो दोनों जजेस साहिबान हमारे हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, ये सवाल जस्टिस दीपांकर दत्ता का, जस्टिस मसीह का, या किसी एक्स वाई और जेड का नहीं। ये स्वप्निल भाई एक टेंडेंसी का है, एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है, और वो ये है कि मेरिट से इधर जाकर के टिप्पणी करें, वो थोड़ा सा मुझे लगता है। और इसमें भी जो खास बात है कि जो उन्होंने कहा उसको थोड़ा सा सवाल चूंकि रह गया था अधूरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने जब ये कहा कि क्यों नहीं आप ये बात संसद में कहते, तो वे ये मानकर चल रहे थे कि संसद ही केवल मंच है सवाल पूछने का। लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं है, नेता तो पदयात्रा भी करता है, लोगों से संवाद भी करता है, सोशल मीडिया पे ट्वीट भी करता है, वीडियो भी करता है। अब नए भारत की स्थिति समझिए स्वप्निल भाई, पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दी जाती, सरकार नहीं चाहती, पोमेरियन मीडिया विपक्ष की बात नहीं छापता, विपक्ष क्या करे फिर? विपक्ष लोगों के बीच में संवाद करे या ना करे, सोशल मीडिया का यूज करे या ना करे, या केवल संसद में ही कहे? संसद साल में कितने दिन चलती है, तो बाकी दिन फिर संसद का इंतजार करे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनकी एक व्यवहारिकता बेसिकली क्या है, लोकतंत्र में प्रश्न केवल संसद में नहीं, मीडिया में, जनसभाओं में, मंचों पर कहीं भी स्थान पूछे जा सकते हैं। और तब आवश्यक हो जाता है जब संस्थानों पर मीडिया की चुप्पी या सरकारी नियंत्रण ओपन हो। भारत में किसी मीडिया के अंदर आप जिस तरह की चीजें देखते हैं वो सामान्य है। अब सवाल ये है कि जब न्याय शास्त्र जो हमारा है, उसमें न्यायिक मर्यादा भी एक शब्द होता है, जिसको आप कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कि आप सीमाओं के अंदर, और वो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक सिद्धांत है। बेसिकली क्या है कि मौखिक टिप्पणियां यदि किसी व्यक्ति की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तो वह न्याय की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। देशभक्ति कहां से आई इसमें? न्यायालय को कानून के अनुसार निर्णय करना होता है, न कि देशभक्ति के प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्य करना होता है। ये काम तो सत्तारूढ़ पार्टी कर ही रही है 11 साल से। जो बोले वही देशद्रोही है, वही भारतीय नहीं है, वही वो जो भी। इस संदर्भ में जो केशवानंद भारती का जो बनाम केरल राज्य का जो फैसला था, उसको कभी भी आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, और उसमें यह कहा गया है कि संसद भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं तोड़ सकती है। ये निर्णय हमें यही सिखाता है
कि न्यायालयों का मूल काम संरचना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि राज्य के पक्ष में भावनात्मक समर्थन व्यक्त करना। भावनात्मक समर्थन की कोई जगह नहीं। आप मेरिट्स पे फैसला कीजिए, आप मुझे राहत दीजिए, मत दीजिए, सजा दीजिए, वो आपका विशेषाधिकार है बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। यदि हर राजनीतिक दल को आलोचना को देशद्रोह को सेना के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो अदालतें भी उसी भाषा में प्रतिक्रिया देंगी, तो लोकतंत्र की जो आलोचना सहने की और करने की क्षमता है उसका क्या होगा? वो तो बचेगी नहीं, बचेगी। हर चीज को आप मानेंगे। और ये स्थिति कब खतरनाक होगी? जब सत्तारूढ़ दल पिछले 11 साल से एक ही कढ़ाई, एक ही संकीर्ण परिभाषा में देश को लेके जा रहा है, और वो है राष्ट्रवाद। 24 घंटे राष्ट्रवाद की कढ़ाई चलती है। स्वप्निल श्रीवास्तव ने 2 सवाल पूछ दिए, वो देशद्रोही हो गए, भारतीय भी नहीं रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली, ये जो जस्टिस जो हमारे देश के अंदर है ना, इसको बहुत दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। आप टिप्पणी कीजिए, आप मेरिट्स पे जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र का ही ऐसा ना हो जाए जो आज राहुल गांधी के साथ किया गया, कि कोई भारतीय ऐसा सवाल नहीं पूछता क्या आप वहां गए थे। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम वो दिखाए जब राहुल गांधी, अब जस्टिस दीपांकर दत्ता को ये कौन बताएगा कि राहुल गांधी लद्दाख में गए थे बाकायदा, और वहां पर हाँ, तमाम ठीक लोगों बात से है। उन्होंने इंटरेक्शन किया था। वो जरा वीडियो क्लिप दिखाइए जब राहुल गांधी लद्दाख पहुंचते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे देखिए, पैंगोंग में? इधर फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं 1 इंच नहीं लिया। राहुल गांधी वहां गए और बकायदा हेमंत जी, हमें याद आता है ये बाइक राइड करते हुए गए थे राहुल गांधी। बाइकर्स का एक ग्रुप था, राइडर्स का एक ग्रुप था, उनके साथ वहां पहुंचे थे और उस समय की ये वीडियोज। तो राहुल गांधी तो वहां पे गए, जाकर के उन लोगों से मिले और मिलने के बाद ये सारी बातें कह रहे हैं। तो फिर भला सवाल कहां आके अटक रहा है? मैं फिर सोनल भाई वही फंसेंगे हम मामला। आज हाँ, अदालत का मामला ये था कि आपने डिफेमेशन किया या नहीं किया, माना केवल इतना था। ठीक बात। इसमें सच्चा भारतीय का सवाल कहां था? ये न्यायालय का विषय नहीं था। न्यायालय का विषय था कि क्या कोई अपराध सिद्ध होता है, क्या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुरक्षित है या नहीं। सिंपल सी बात इतनी थी आज। और जो कुछ कहा कोर्ट ने वो सारा आपने दिखाया। राहुल गांधी को जो आज राहत मिली, स्टे हुआ, उसके खिलाफ जो नीचे कार्रवाई चल रही थी, वो कानूनी संतुलन की दिशा में एक कदम है। निश्चित तौर पर आपने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये जो मौखिक टिप्पणियां जो की गई, यदि इनमें आपको पूर्वाग्रह नहीं झलक रहा, क्या एक खास तरह का पूर्वाग्रह, क्या आपकी भारतीयता, आपका ये, आप वहां गए थे या नहीं, तो इस तरह का पूर्वाग्रह ये न्यायिक प्रक्रिया की जो एथिकल इंटीग्रिटी है उसको कहीं ना कहीं डाउटफुल बनाता है। जब आप प्रोसेस में होते हैं तो कोई ऐसी चीज मत कीजिए कि आपकी खुद की निष्ठा कहीं इधर उधर दिखने लगे। भारतीय न्यायपालिका को अपने निर्णय और टिप्पणियों में न्यायिक गरिमा और संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च रखना होगा, अन्यथा वह स्वयं राजनीतिक विमर्श का एक पक्ष बन जाएगी, जो गणराज्य के लिए शुभ नहीं है, नंबर 1। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्वप्निल भाई मैं जो अब कहने जा रहा हूं, आज माननीय न्यायालय ने विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स जो कुछ भी कहा राहुल गांधी के बारे में, वो उनका बेंच पे थे, वो कह सकते हैं, वो विपक्ष के नेता भी है, देश के एक संवैधानिक पद। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई भी मेरे जैसा, आप जैसा कम बुद्धि का आदमी या कोई पॉलिटिकल आदमी, वो अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता को ये कहे कि ये फैसला ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एक अच्छे जज की ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उनको अच्छा लगेगा? जस्टिस दीपांकर का अपना काम है, हमारा अपना काम है, किसी का और का अपना काम है। जो कुछ हम अपने दायरे में रह करके विदाउट क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा, वो सबको काम करना चाहिए। तो आज जो कुछ ये टिप्पणियां हुई, इसने एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा क्या है और विपक्ष की भी लक्ष्मण रेखा क्या है। भारतीयता, फला, आप गए थे या नहीं, जितनी टिप्पणी, मैं और आप 20 खबरें डिस्कस करते हैं, इसका मतलब हम रोज बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हो आप? अभी इजराइल का जो चल रहा था वहां पे, आप कितनी बार गए थे वहां पे? तो चर्चा ही ना करें। आज की बहस से तो ये निकल के आता है। तो कुल मिलाकर के सोनिल भाई, थोड़ा सा आज ये मामला ऐसा था कि देश के संविधान से जुड़ा हुआ था तमाम चीजें, इसलिए मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। जी ठीक बात। लेकिन हेमंत जी, सवाल वहीं आके अटक जाता है। और अब जरा सा एक त्वरित टिप्पणी इस पे भी कीजिए
ये न्यायपालिका आज की तारीख में किस दिशा में चल निकली? पुरानी जो चीजें हैं, जो हमने निकाली हैं, वो भी दर्शकों को दिखाइए और न्यायपालिका जा किस दिशा में रही? भाई स्वप्निल एक भाई तरफ हाँ, स्वप्निल भाई आप भी वो दीपांकर दत्ता जी वाली मत कीजिएगा, जस्टिस दीपांकर वाली की। हम अपनी लक्ष्मण हाँ, रेखा में जरूर रहेंगे और जो कुछ हाँ, तथ्य हैं हम केवल उसी पे बात करेंगे, आपको पता है इस बात को, बिल्कुल, उससे बात बिल्कुल, से। बिल्कुल। और कंट्रोल रूम से कहूंगा मैं जो जो बताता जाऊं, जरा एक बार देख ही ले उसको। 11 सितंबर 2024 को तत्कालीन चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उनके घर पे मोदी जी गणेश जी की पूजा कर रहे थे। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को दिखा, वो ये मोदी जी का ट्वीट है और इसके बाद बाकायदा वीडियो भी है, वो भी दर्शकों को दिखाए कि क्या एक सर्विंग चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री का जाना और उस चीज को फिर पब्लिक डोमेन में ट्विटर पर सब जगह डालना। ये देखिए, ये चीफ जस्टिस हमारे सर्विंग है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हुँ, मैं आपके घर आ सकता हूं कोई किसी, लेकिन सवाल नैतिकता का है, हाई मॉरल ग्राउंड्स का है कि कितना डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रखते हैं ताकि आप किसी के साथ अलाइन ना दिखें। इस ट्वीट को और इस वीडियो को किसने डाला? आपको हैरानी होगी, स्वयं प्रधानमंत्री जी के वेबसाइट, वो जो हैंडल है ट्विटर, उस पर आपने दिखाया। अगर गए भी थे तो इसको प्रचारित करने की कोई जरूरत थी क्या? लेकिन प्रचारित किया गया। इसका एक अपना मतलब, आई होप यू गेट इट, जो मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर 1, ठीक विदाउट बात है। क्रॉसिंग दोज लक्ष्मण रेखा। उसके हुँ, बाद चल पड़िए। उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम था, अभी आपने हाल ही में देखा, दिल्ली में एक जज के घर पे नोट जलते मिले, देखे आपने? न्यायपालिका। उसके बाद एक जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश का संविधान बहुसंख्यकों की उससे चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। एक जज साहब कलकत्ता हाईकोर्ट में थे, आज नौकरी से इस्तीफा दिया, अगले दिन किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ गए, सांसद बन गए। ये सिर्फ रेफरेंसेस दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद एक आपके चीफ जस्टिस महोदय थे, गोगोई साहब, अपने ही केस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया एक महिला ने, अपने ही केस में हियरिंग की बेंच पर, और जब रिटायर हो गए तो जाकर के राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिए गए। ठीक, एथिक्स की बात कर रहा हूं, नैतिकता की, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद जिस तरीके से आप, एक जस्टिस अरुण मिश्रा होते थे, वो चाहूंगा मैं दिखाएं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे जीनियस है, वो दिखा दीजिएगा वो खबर। मैंने ये जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज ए वर्सेटाइल जीनियस, ही थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। और ये 28 नवंबर 2021 की टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसका बार एसोसिएशन से लेकर सबने निंदा की। और ये अवसर क्या था स्वप्निल भाई, ये जानकर आपको और हैरानी होगी। विज्ञान भवन के अंदर इंटरनेशनल लॉ सिंपोजियम था, पूरी दुनिया के जज थे। वहां भारत के हुँ, सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कह रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी है वो वर्सेटाइल जीनियस है, सर्विंग बेंच पे जो। और उसका परिणाम क्या हुआ? जस्टिस अरुण मिश्रा का आपको पता है कि रिटायर होने के बाद वो कैसे एनएचआरसी के चेयरमैन बने और आज भी वो बीसीसीआई के ऑम्बेड्समैन है। सोचिएगा इस बात को। और इसके अलावा अगर जितनी भी, जस्टिस चंद्रचूड़ का देखिए, उनके घर प्रधानमंत्री जी गए, उसके बाद रिटायर हो गए। रामलला वाले फैसले पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान से पूछ के फैसला किया था। और उस केस में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लॉर्ड राम थे, उनको एक व्यक्ति के तौर पर माना गया था, रामलला के तौर पर। तो अगर चंद्रचूड़ साहब ये ना कहते तो ऐसी बात तो नहीं थी कि कोई आपकी लीड में या इंट्रो में कोई दिक्कत आ रही थी। उन्होंने क्यों कहा, ये दिखाइएगा। प्रे टू गॉड फॉर ए सॉल्यूशन टू दैट डिस्प्यूट, से सीजीआई चंद्रचूड़, asserting that he prays regularly. CGI added, believe me, if you have faith, God will always find a way. ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? कहीं ऐसा तो नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाना चाह रहे थे? ये देखिए, द अयोध्या डिस्प्यूट वाज इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 3 months. I sat before the DT and told him he needs to find a solution. If you have faith, God will always find a way. यानी कि जिस व्यक्ति, क्योंकि रामलला एक पार्टी थे इस केस में शुरू से, उन्हीं से पूछ करके फैसला, ये कहने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने किया भी है तो ठीक है, दिस इज समथिंग पर्सनल, मेरा किसके प्रति आस्था है ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी। आई डोंट नीड टू वियर इट ऑन माय स्लीव्स, बट व्हाई ही सेड सो एंड दिस वेरी वर्ड्स, दिस इज समथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ एथिक्स। सो वन हैज टू हुँ, अंडरस्टैंड कि हमारी जुडिशरी के जो हाई मॉरल ग्राउंड्स थे, जो उच्च नैतिक परंपराएं हैं, वो आज कहाँ चली गई हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है स्वप्निल भाई। और ये महत्वपूर्ण सवाल हमने सिर्फ इसलिए उठा के है कि हमारी जुडिशरी को भी कभी कभी जब एक दौर आता है जब सब आत्ममंथन करते हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आई वुड रिक्वेस्ट द हायर जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री कि उनकी जो साख है वो कहीं ना कहीं, जो उनकी 1947 से लेकर आज तक की साख है, वो कहीं आज संदेह के घेरे में है।
और उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आज की सरकार को या किसी भी सरकार को उनकी बाजू मरोड़ने का या एनजेसी जैसा कानून लाने का फिर कोई मौका मिले। तो एज ए वेल विशर ऑफ जुडिशरी एंड एज ए वेल विशर ऑफ दिस डेमोक्रेसी, a well-wisher of this constitution, I would request humbly with all the higher judiciary that they should introspect on this score, ताकि इस तरह की चीजें बाद में ना आए, सामने ना आए और उनकी जो न्याय प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ना आए। मेरा तो केवल इतना विनम्र है। ठीक बात है। चलते चलते एक और छोटा सा सवाल, और हेमंत जी, जिस न्यायपालिका पे इतना भरोसा है देश, दो लोग लड़ लें, आई विल सी यू इन कोर्ट, उस न्यायपालिका को आज की तारीख में इतने विवादों में देखना एक तो बुरा लगता है, क्योंकि भाई देश से तो प्यार हमें भी है, संविधान से प्यार है, लोकतंत्र में भरोसा भी है, तो भाई न्यायपालिका इतने विवादों में है क्यों? इसके पीछे कारण कौन है और जिम्मेदार कौन है? जरा ये भी आज अंडरलाइन कीजिए। स्वप्निल जी। भाई, इशारे में समझिएगा और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ जाएंगे। आप विद्वान आदमी है, दर्शक हमसे भी ज्यादा विद्वान है। एक बार अरुण जेटली जी ने एक फेमस फ्रेज कहा था संसद के अंदर, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की नियुक्तियों को प्रभावित करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? ये प्रश्न मैं जनता के सामने, दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं और इस पे इतना ही कहना बनता है, क्योंकि कोई और अपना मान सम्मान का ध्यान रखे ना रखे, हम अपनी लक्ष्मण रेखाओं को जरूर जानते हैं और पहचानते हैं। अरुण जेटली जी ने जो कहा था उस पर विचार करना चाहिए। उस पर पिछले कुछ समय से जिस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, वो अपने आप में सारा इस कसौटी पर कसेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आक्षेपबाजी की हमें ना तो जरूरत है, ना गुंजाइश है, और ना न्यायपालिका के लिए करनी चाहिए। जो तथ्य थे हमने कोशिश की रखने की, विदाउट एनी इल विल और फेवर टुवर्ड्स एनीबॉडी, एंड दैट इज द रियल मैंडेट ऑफ जर्नलिज्म, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा पता है। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर मिलेंगे द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत। शुक्रिया।